हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रजनी। तो आज हम करेंगे 8th साइंस सेकंड चैप्टर, दैट्स नेम इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही है, प्लीज़ एडजस्ट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन होगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि जब रेनी सीजन होता है, अगर हम उसमें ब्रेड को बाहर रख दें ऐसे ही, तो उसकी वजह उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसमें क्या हो जाती है, ग्रे कलर की लेयर ब्रेड के ऊपर आ जाती है, ठीक है। ब्रेड हमारे स्पॉइल होने लग जाते हैं। अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे, उस लेयर को हम ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं? स्ट्रक्चर्स वो आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे ब्रेड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे इस चैप्टर में इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब ये जैसे हमारे चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एक्टिविटीज दे रखी है। ये पहली एक्टिविटी में क्या है कि हमें सिंपल एक बीकर लेना है। बीकर में हमने गीली मिट्टी डाल दी, उसके बाद हमने पानी डाल दिया, ठीक है। अब जब मिट्टी के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद हमने ना पानी को देखना है, ठीक है। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ऑब्जर्व पानी की एक बूंद को ऑब्जर्व करना है और उसको हमने माइक्रोस्कोप से देखना है। अब उसमें हमें क्या दिखेगा, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी ये रही। और सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर की कुछ बूंदे लेनी है पॉन्ड से, ठीक है। उसको हमने किसी ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर देना और उसको हमने माइक्रोस्कोप से देखना है, ठीक है। अब इन एक्टिविटी, जो ये दो एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी पानी और सोयल होती है वो फुल होती है टीनी ऑर्गेनिज्म से, यानी छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म से हमारा पानी और हमारी सोयल फुल होती है, ठीक है। अब ये सारे ही माइक्रोब्स नहीं होते। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर देख ही नहीं सकते, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे वो ब्रेड पर, जैसे हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं तो वो ब्रेड के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि हम उनको क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, जिससे कि वो हमारे ब्रेड को स्पॉइल करने लगती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आगे 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आगे ये 4 पार्ट हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। आगे हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब वायरस क्या होते हैं? जैसे वायरस को फैलने के लिए वायरस भी एक तरह के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। बट वायरस को आगे जाने के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है। मानो अगर हम किसी, या मान लो किसी चीज पर वायरस पड़ा है, ठीक है। किसी चीज पर वायरस पड़ा है, वो एक डेड है, मतलब वो डेड है, ठीक है। अगर वायरस को फैलना है, अगर हम वायरस किसी लिविंग बीइंग पे, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन पे आएंगे तभी वो एक्टिव हो पाएंगे, नहीं तो वो मरा हुआ है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है ताकि वो आगे बढ़ पाए। जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी तो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। अगर वो ऐसे ही पड़ा होगा कहीं बेड पर, किसी टेबल पर, तो वो एक डेड थिंग है, ठीक है। तो ये होते हैं वायरसेस। जैसे कि डिजीजेज, अब ये है सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय वायरसेस। जैसे देखा होगा कि चिकन पॉक्स में क्या होता है, अगर एक बंदे को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके आसपास वाले भी अपना ध्यान रखते हैं कि जिससे उनको चिकन पॉक्स ना हो जाए। तो ये एक तरह का वायरस है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। और डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड बैक्टीरिया डिजीज। और ये कुछ डिजीज है जो कि डाइसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होती है।
और बाकी ये टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेज। और ये जो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये जो डिजीजेस के नेम है ये आप याद रख लेना कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन सी डिजीजेस होती है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है और ये प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इनके बस नेम याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखो इन्होंने ये डायग्राम दे रखे हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, ठीक है। और आगे क्या है, आगे ये है एल्गे। एल्गे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एमीबा होता है। आपको स्कूल में अगर होते आप तो स्कूल में आपको माइक्रोस्कोप के जरिए ये चीजें दिखाते हैं, ठीक है। और ये आगे आ गया फंगी। ये फंगी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये होते हैं वायरसेस। ये देखो ये अजीब अजीब सी शेप के होते हैं, ये देखो ये इनकी अलग अलग शेप होती है, ठीक है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं और कुछ हमें नुकसान देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट। जैसे क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, यानी कि वेजिटेबल और ये एनिमल वेस्ट होते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो हमारे वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इनको क्या करते हैं वो टुकड़ों में मतलब उनको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। और इस तरह से वो हमारी इन्वायरमेंट की क्लीनिंग कर देती हैं, ठीक है। और इन एग्री आर यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था कि जो एनिमल और प्लांट के वेस्ट होते हैं उसको, जैसे गाय का गोबर होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और वो मैन्यूर बना देते हैं, ठीक है, खाद बना देते हैं। और इस तरह से वो, और उस खाद को जब हम अपनी सोयल में डालेंगे तो वो हमारी सोयल की फर्टिलिटी यानी कि सोयल की क्षमता, क्वालिटी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मैन्यूर बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी कर्ड एंड ब्रेड में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कर्ड एंड ब्रेड में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये सेक्शन यहाँ पर छूट गया था। अब हम ये मेकिंग कर्ड ऑफ ब्रेड ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये सेक्शन कवर अप करते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। सेकंड सेक्शन में बोल रहे हैं कि कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं, डेजर्ट से लेके देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द डेजर्ट एंड मार्शी लैंड्स। हर जगह एनिमल की बॉडीज में, ह्यूमन की बॉडी में हर जगह क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ तो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ हमारे होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हार्म करते हैं, जैसे कि कुछ डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें हो जाती हैं, ठीक है। अब यही है, देखो फ्रेंडली किस किस होंगे, फ्रेंडली किस किस वे में होंगे, जैसे कि ये हमने यहाँ पर एक कवर कर ही लिया कि ये मैन्यूर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। और सेकंड है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। जैसे कि हम कर्ड एंड ब्रेड बनाते हैं। कर्ड जैसे हमने दूध जमाने के लिए रख दिया तो एक बैक्टीरिया नाम होता है लैक्टोबैसिलियस, ठीक है। वो लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे दूध से हमारे कर्ड को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। ये जो लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया होता है हमारे मिल्क में होता है और इससे हमारे कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे कि एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। जैसे कि कर्ड हमारा कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे भटूरा, रवा,
ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में हम दही को यूज़ करते हैं। अब अगर ये बैक्टीरिया ही नहीं होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा ही नहीं, तो हम कर्ड नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी हेल्प भी करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ये यहाँ पर ही बोल रहे हैं, इन्होंने ये एक्टिविटी दे रखी है कि आटा और मैदा लो, उसमें थोड़ा ईस्ट मिला दो। ठीक है। थोड़ी देर बाद अब क्या देखेंगे कि जो आटा है वो फूल गया है। जैसे केक बनाने में हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं मैदे में, तो उससे क्या होता है, जो हमारा केक का वो उससे क्या होता है, जो हमारा वो केक का जो मैदा होता है वो फूल जाता है। ठीक है। केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ठीक है। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubble of gas fill the duff and increase its volume. जो ईस्ट होता है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। जो गैस के बबल होते हैं वो जो हमारा आटा और मैदा होता है उसके अंदर चले जाते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, यानी वो जो हमारा आटा और मैदा होता है उससे वो थोड़ा फूल जाता है जब हम उसमें ईस्ट और बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कमेरिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे बड़े स्केल पे यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रीज और जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, ठीक है, इनके प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। यीस्ट, ये जो यीस्ट इज यूज टू परफॉर्म द ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमेरिकल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो यीस्ट होता है वो कमेरिकल प्रोडक्शन, अल्कोहल, शराब की प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं बड़े स्केल पर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये इन्होंने एक्टिविटीज दे रखी है, ये आप फ्री टाइम में अपना कर सकते हैं। ठीक है। ये एक्टिविटीज मैं यहाँ पर कवर अप नहीं करूँगी क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। चलो, देखो अब आगे है प्रोसेस फर्मिनेशन। फर्मिनेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अगर आपसे पेपर में आ गया कि व्हाट इज फर्मिनेशन, सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं, देखो जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो हमें कुछ टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल इंजेक्शन दे दे जिससे कि हम ठीक हो जाएं। ठीक है। अब जो ये मेडिसिन, जो ये इंजेक्शन कैप्सूल बनते हैं, ये इनका सोर्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही हम ये मेडिसिन इंजेक्शन बना पाते हैं। ठीक है। ये मेडिसिन क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन होते हैं ये करते हैं किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो हमारी बॉडी में जो डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेज लाते हैं उनको ये मार देती है। इस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बना पाते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इन दिनों में क्या हो रहा है, दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम बना रहे हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यानी कि बहुत सारे यूजफुल मेडिसिन बना रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो मोस्टली कॉमन नोन बाय एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ज़्यादातर जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, कॉमन एंटीबायोटिक्स होती है, हम उन्हें फंगी या बैक्टीरिया की हेल्प से ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन, देखो वैक्सीन क्या होते हैं, जो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन आप सबको पता है, जैसे कि आजकल कोरोना की वैक्सीन आ रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि हम पहले हमें कोरोना हो गया तो हमने वैक्सीन ली, हम ठीक हो गए। ये वैक्सीन ये नहीं होती। वैक्सीन हम वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन हम लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ बट वो वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन क्या करेगी, वैक्सीन उनके एंटीबॉडीज
जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको इंक्रीज करेगी। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जब भी हमारी बॉडी में एक डिजीजेस कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, कि जो डिजीजेज वाले ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे जो वो डिजीजेज वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देती है। ठीक है, अगर डेड और वीकंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्थी ऑर्गेनिजम्स हो जाते, जैसे कि डेड और वीकंड माइक्रोब्स होते हैं हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उनसे फाइट करती है और उनको किल कर देती है और हम हेल्दी हो जाते हैं। तो जो वैक्सीन होती है, हमारी एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है कि हम डिजीजेज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सकें, उनको इंक्रीज करती है। ठीक है, इस तरह से हमारी वैक्सीन होती है जो वर्क करती है। तो यही था इसमें ये देखो, सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग क्लोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। ठीक है, आजकल जो कोरोना वायरस है उससे प्रिवेंशन के लिए भी हम वैक्सीनेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। तो इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस लेकर हमारी सोयल में डाल देते हैं। ठीक है, सोयल को जो हमारी सोयल होती है उसको रिच कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से, जिससे कि हमारी सोयल की जो फर्टिलिटी है, सोयल की जो हमारी क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये देखो, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ये आप सिंपल ये नाम याद कर लेना कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इसका क्या है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत सारे वेस्ट होते हैं, प्लांट्स के वेस्ट होते हैं, एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, जो कि हमारी गलियों में ऐसे पड़े रहते हैं। जैसे कोई एनिमल मर गया, ठीक है, अब वो ऐसे गली में मर गया है और वो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, गली में ऐसे ही पड़ा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, थोड़े दिनों में आप देखते हैं कि उसके जो शरीर में से उसकी हड्डियां बाहर आ गई। ठीक है, उसकी हमें हड्डियां दिखने लग जाती हैं, तो वो काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जो फालतू के जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल हमारे मर जाते हैं तो उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे हमारे गाय का गोबर वगैरह हो गया, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके है मैन्यूर बना देते हैं, जो कि हम अपनी सोयल में डालते हैं, जिससे हमारी सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जैसे एनिमल और प्लांट्स के वेस्ट होते हैं, उनको तो वो क्या कहते हैं, उनको तो वो हमारे डिकम्पोज कर देते हैं। बट जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, उनको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते। इसलिए सब कहते हैं कि से नॉट टू यूज प्लास्टिक, इसलिए हमें प्लास्टिक के यूज को कम करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंडली होते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले सेक्शंस में कवर कर लिया। अब ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज करते हैं टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, और सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां लाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, जैसे सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को खराब कर देते हैं, हमारे जूतों को, हमारे क्लोथ्स को। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे
अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो बीमारियों वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, वो एंटर करते हैं थ्रू द एयर वी ब्रेथ, हवा से, पानी से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ये जैसे क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, जैसे एक एक बंदे को जुकाम है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमें भी जुकाम हो जाएगा। तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, इस तरह से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें ये बीमार भी कर देते हैं। ठीक है, देखो मान लो किसी बंदे को जुकाम है और वो छींक मारता है, छींक से क्या मारने से क्या होता है, जो मॉइस्चर की ड्रॉप्स होती हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगी और वो एयर के अंदर से वो किसी भी बंदे के बॉडी में एंटर कर सकती हैं, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ माइक्रोब्स एक्ट करते हैं एज ए डिजीजेस कैरियर, जैसे कि एक बंदे से, एक जगह से दूसरी जगह वो डिजीजेस कैरी करके लेते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस जगह से जगह फैल रहा है, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, करियर्स। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करते हैं, फैलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, करियर। वो डिजीजेस को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर देती हैं। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाइज इज वन सच करियर। जैसे आपको पेपर में आएगा कि करियर्स क्या होते हैं, सिंपल आपने डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल देना है हाउस फ्लाई का, यानी मक्खी का। मगर मक्खियां भी क्या करती हैं, वो गंदी गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, वो इन्फेक्शन को वहीं से कैरी करके लोगों तक फैलाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, करियर्स हो गई। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या होता है, ये मलेरिया को स्प्रेड करता है। और जैसे एडिस मॉस्किटो होता है, ये क्या करता है, डेंगू को स्प्रेड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हम इनको क्या कहेंगे, करियर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से करियर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पर ही इन्होंने कुछ डिजीजेस दे रखी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें हो जाती हैं। ठीक है, ये आप टेबल को एक बार पढ़ लेना। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होती है बैक्टीरिया की वजह से। इसका प्रिवेंशन कैसे होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको हमें अकेले में रखना होगा, जिससे कि जो और लोग हैं उसके कांटेक्ट में ना आ पाए, और जिससे कि ये सारी बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब औरों को ना हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट है अब क्लोरिया। क्लोरिया किसकी वजह से होता है, वाटर एंड फूड, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। अब इससे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे वाटर एंड फूड को, वाटर को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए, जिसके अंदर ताकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मर जाएं। और फूड को हमें प्रॉपर ढक के रखना चाहिए, जिससे कि, और हमें पूरा अच्छी तरह से कुक्ड फूड ही खाना चाहिए, जिससे कि हमें ये सारी बीमारियां ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हेपेटाइटिस एंड मलेरिया। अब जो ये दो बीमारियां हैं, ये एक तो मच्छर की वजह से होती है और एक ये वाटर की वजह से होती है। जो मच्छर वाली है उससे हम कैसे बचेंगे, सिंपल मॉस्किटो नेट लगाकर या किसी ऑल आउट वगैरह का यूज़ करके हम इनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स को कैसे ये हार्म करते हैं। ठीक है, एनिमल्स में ये कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन को तो बहुत सारी बीमारियां हो ही जाती हैं, बट इसके साथ साथ ये एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स ये जो एनिमल्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये भी बीमार हो जाते हैं। जैसे कि एनिमल्स में एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स का जो माउथ होता है और उसके पैर होते हैं, ठीक है, वो पक जाते हैं, यानी कि उसमें एलर्जी हो जाती है, जिससे कि वो खड़ नहीं सकते। और उनके जैसे हमारी काऊ को भी ये डिजीजेज हो गई थी, जिससे कि उससे उससे खड़ा नहीं जाता था। ठीक है, और ना ही उससे कुछ खाया जाता था। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती हैं। और प्लांट्स में, अब नेक्स्ट है प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से।
अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स को भी हार्म करते हैं। प्लांट्स को हार्म कैसे करते हैं, जैसे कि बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, वीट, राइस, पोटैटो, इनको भी ये क्या करते हैं, इनके अंदर कीड़ा लग जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा उसी कीड़े को हटाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो ये कीड़े कहाँ से लगते हैं हमारी फसलों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही लगते हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्लांट्स को भी हार्म करते हैं। अभी यहाँ पर ये कुछ डिजीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्लांट्स को हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट है ये सिट्रस कैंकर, अब इसका सोर्स है बैक्टीरिया और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, ठीक है। नेक्स्ट इज रस्ट, रस्ट ऑफ वीट, और ये है येलो वेन मोसिक ऑफ भिंडी। ये सारे, ये टेबल को आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, हमारे फूड को भी जहरीला बना देते हैं। अगर हम फूड को अपने ढक कर नहीं रखते तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें एंटर कर देते हैं जो कि फूड को जहरीला बना देते हैं, और उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हमारे पेट दर्द, बुखार, जुकाम और कई बार डेथ भी इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। अब फ्रूट प्रिजर्वेशन, देखो अगर हम अपने फूड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड पर अटैक करते हैं, जिसको खाने के कारण हम बीमार हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जैसे हमें ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि वो फंगस वगैरह हमारे फूड को अटैक ना कर सकें, ठीक है। जैसे अगर हम अपने फूड को ऐसे रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा, और जो खराब फूड होता है उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आती है, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी और वो हमारी हेल्थ के लिए भी गुड नहीं होता, ठीक है। अच्छी तरह इसके लिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर अटैक ना कर सकें, ठीक है। अब फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, केमिकल मेथड है, ठीक है। कुछ मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसे केमिकल मेथड में क्या होता है, salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. सॉल्ट, कई बार हम सॉल्ट और तेल का यूज़ करते हैं जो कि हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, ठीक है। हम अपने जैसे अचार वगैरह में हम अपने अचार में नमक और कुछ नमक और तेल डालते हैं, जिससे जो हमारे अचार है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको अटैक ना कर सके और उसको खराब ना कर सके, ठीक है। जो हमारे सॉल्ट हो गए, ऑयल हो गया, ये सोडियम बेंजोएट हो गया, ये हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, वो हमारे फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। साल्ट देखो हम कई बार क्या करते हैं, जैसे मीट और फिश होते हैं उसके अंदर हम नमक डाल देते हैं, ठीक है। नमक क्या करता है, जो ड्राई साल्ट क्या करता है, वो हमारे अपने मीट और फिश में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया उसको हार्म ना कर सके, और जो हमारा मीट और फिश है ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहे, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर। कई बार हम शुगर को यूज़ करते हैं अपने खाने की चीज़ों को, कई बार हम शुगर को यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। जैम जेली के लिए हम शुगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, जिससे कि उसके अंदर बैक्टीरिया, जिससे कि हमारी खाने की चीज़ों के अंदर बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरका होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश को हम प्रिजर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयल का, तेल का, या तो सिर। क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी खाने की चीज़ों पर अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। जैसे कि इस हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने सब्जी पकाई और हमने सब्जी को बाहर रख दिया और हम रात को देख रहे हैं हमारी सब्जी खराब हो गई, ठीक है। तो वो खराब कैसे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खराब कर देते हैं। इसलिए हम अपनी सब्जी को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारी सब्जी खराब ना हो और वो ज़्यादा देर तक हमारी सेफ रहे और हम उसको खा सकें। और कई बार हम दूध होता है, जैसे गाय का दूध होता है,
या भैंस का दूध होता है, हम उसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाएं और हमारा दूध खराब ना हो। तो ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स हम अपने खाने की चीज़ों को देते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक ना कर पाए। यह है पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है? जो थैलियों का दूध होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सबसे जो देखो थैलियों का दूध दूध होता है वो ज़्यादा दिनों तक बिना खराब हुए कैसे रह जाता है? ये होता है, हम उसको देखो ये होता है पास्चराइजेशन की हेल्प से, ठीक है। पास्चराइज मिल्क क्या होता है? सबसे पहले उस गाय के दूध को हम हाई डिग्री पे बॉईल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं, जिससे कि हमारे जो थैलियों का दूध होता है वो करीब 10 से 12 दिनों तक खराब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के अटैक को रोकने के लिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। अब नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डे ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। जैसे हमने अपने फूड को, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छी पैकिंग में हम स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि ये ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर अटैक ना कर सके और वो खराब ना हो, जो हमारी खाने की चीज़ें हैं वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये मेथड हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला क्या था? केमिकल मेथड, जिसमें सोल्ट, ऑयल और शुगर वगैरह आते हैं। सेकंड था हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स देते हैं। थर्ड था स्टोरेज एंड पैकिंग, अच्छी तरह से हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें करीब 78% नाइट्रोजन गैस होती है, और बहुत सारे पेड़ पौधों को हमें भी ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स का, प्रोटीन्स का पार्ट होती है, ठीक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन गैस की नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में हमारी जो 78% नाइट्रोजन गैस है उसको हम जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। उसके लिए वो कैसे ले सकते हैं? जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस होती है उसको वो फिक्स कर देते हैं, और उस नाइट्रोजन गैस के डिफरेंट कंपाउंड बना देते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड बना देते हैं, जो कि यूजफुल होते हैं, और हमारे पेड़ पौधे उन कंपाउंड्स को ले लेते हैं, ठीक है, और वो ग्रो करते हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के डेफिनेशन से ही मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे ये है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये हमारे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि हम सबको नीड होती है नाइट्रोजन की, पर ये प्लांट जो हमारे प्लांट्स और क्रॉप्स हैं ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और उसको जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। उन्होंने इसको लिया और उसके अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। जो ये बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन को इन्होंने लिया और इसके अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो कंपाउंड्स, वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो चले गए हमारी मिट्टी में, ठीक है। और जो ये मिट्टी में जो ये कंपाउंड्स हैं ये यहाँ से प्लांट्स ने ले लिए, पेड़ पौधों में ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं चले गए, ठीक है। अब जो यहाँ से ये पेड़ पौधों में चले गए, यहाँ से एनिमल ने, पेड़ पौधों के जरिए एनिमल्स ने ये नाइट्रोजन के कंपाउंड ले लिए। अब एनिमल्स के जरिए जब एनिमल मर जाते हैं, प्लांट लाइक डेड हो जाते हैं, तो उनका जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट होता है वो अगेन
क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में बंट जाता है। ये यहाँ से है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब कुछ तो ये कंपाउंड दोबारा से प्लांट्स वगैरह यूज कर लेंगे, ठीक है, और कुछ इसके गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में दोबारा चले जाएंगे। इस तरह से जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और वो दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाएगी, ठीक है। जो हमारी इसलिए इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, ना तो वो कम हो रही है ना वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट्स वगैरह भी उसको ले रही हैं, तो फिर भी वो कम नहीं हो रही। तो इस तरह से उसका ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये थी नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नेक्स्ट, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो ये मेन डेफिनेशंस है ये आप याद कर लेना, ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो ये नाइट्रोजन साइकिल होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका डायग्राम आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो ठीक है, प्लीज टेल मी माई मिस्टेक्स, आई विल इम्प्रूव इट, ओके, because it is my first time I am teaching online, so it is a little bit different, okay, so thank you.